जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित एग्जाम में आप लोग अच्छे स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आप बच्चे ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने इसमें संग्रहित किया है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके बच्चों। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा बेटा कि पदार्थ की किस अवस्था में संपृक्तता सबसे अधिक होता है। आप समझिए, यहाँ पे बात आ रही है संपृक्तता की, ठीक है। तो पदार्थ की किस अवस्था में, देखिए पदार्थ की मूल रूप से हम लोग 3 अवस्था पढ़ते हैं, ठीक। कौन कौन सी बच्चा, तो याद रखिएगा बेटा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं बेटा, याद रखिएगा। आकार और आयतन ये दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है बेटा, द्रव में जो है आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अगर गैस में हम लोग बात करें तो गैस में आकार और आयतन, ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है। तो आप लोग यहाँ पे 3 चीज सीखे कि ठोस में क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित, द्रव में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, और गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इनकी दो अलावा, इसके अलावा भी 2 और अवस्थाएं भी है। कौन कौन है बेटा, तो चौथी जो अवस्था है वो कहोगे सर प्लाज्मा है। कौन सा है, प्लाज्मा, ठीक है। और 5वीं जो है वो बोस कंडेंसेट है, बोस कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये सबसे नवीनतम अवस्था है, ठीक है। यानी 5वीं अवस्था पदार्थ की है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, अब समझिए, ये जो ठोस होता है, ठीक है, इनमें जो आणविक आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक ठोस में होता है। इसके बाद बेटा द्रव में होता है और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, ठीक है। अगर संपीड़ितता की बात करें तो सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है, तो सबसे अधिक जो संपीड़ितता होती है वो गैस में होती है, ठीक है। द्रव में होता है, फिर गैस में होता है, सॉरी ठोस में होता है। तो सबसे अधिक अगर हम बात करें संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब पदार्थों को दबाना, तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा बच्चों, तो गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में, ठीक है। सबसे कम अगर बात करें तो ठोस में। समझ में आ रहा है। अब समझिए, आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे मजबूत आकर्षण बल किसमें होता है, तो बेटा याद रखिएगा ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आप लोग, H2O यानी जल। जल एक ऐसा पदार्थ है बच्चों जो 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग और विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रोग है बेटा जो जीवाणु द्वारा होता है, तपेदिक, पेचिस, रेबीज, चिकन पॉक्स। तो देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, इसका एक ट्रिक है बेटा, आप सभी याद रख लीजिए, ठीक है। क्या है, पंडित पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। पंडित, पेचिस, डिप्थीरिया, तपेदिक, ठीक है। तो यहाँ पे तपेदिक आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे तपेदिक किसके कारण हो जाएगा, तो जीवाणु के कारण, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर आपसे विषाणु द्वारा होने वाले रोग पूछ लिया जाए तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है, पानी दो जरा। तो इसे आप लोग रख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, यानी पायरिया, ठीक है, कालाजार, मलेरिया, ये सब किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कवक द्वारा होने वाले रोग,
तो बेटा कवक द्वारा होने वाले रोग के लिए आप लोग याद रखोगे गंजा दमाद खाई फ्रूट, गंजा, ठीक है, गंजा दमाद खाई फ्रूट, दमाद खाई फ्रूट, ठीक है, यानी गंजापन दाद वगैरह सब जो होता है किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बच्चों तपेदिक, पेचिस, रेबीज, चिकन पॉक्स, ये सारे किसके कारण होने वाले रोग हैं, तो विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। पदार्थ की किस अवस्था में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, तो बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पदार्थ की किस अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है निश्चित की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो होता है किस में होता है, तो बच्चा कहोगे ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कोशिका की केंद्र की खोज किसने किया। अब कोशिका की केंद्र देखिए, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र होता है बच्चों, जिसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जो कोशिका की केंद्र होती है उसी को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखिएगा बेटा, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसको, तो कोशिका की जो केंद्र होता है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न, कह पौधे की जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। अब पेड़ पौधे के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है बेटा वो किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा नहीं बेटा, विसरण के द्वारा नहीं होता है, अनुवर्तन के द्वारा भी नहीं होता है। तो याद रख लेना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका परासरण, क्या हो जाएगा बेटा, परासरण। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह पौधे में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डाला है कि पौधों में जो भोजन का संवहन होता है, तो भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है बेटा, तो याद रखिएगा फ्लोएम, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का अगर संवहन की जब भी बात आ जाएगा तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे विलियन, ठीक है। विलियन किस प्रकार का मिश्रण है, अब समझिए बेटा, विलियन आप लोगों ने विलियन पढ़ा होगा, तो विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है, तो बेटा समांगी मिश्रण है। विलियन में क्या क्या होता है, तो विलियन में 2 घटक होते हैं, ठीक है, विलेय और विलायक, क्या होता है बेटा, विलेय और विलायक, ठीक है, विलायक यानी विलायक। अब विलेय किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, विलेय तो किसी भी विलियन का वह घटक जिनकी मात्रा कम होती है, ठीक है, अर्थात जो घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। विलेय बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा विलियन माइनस विलायक, ठीक है। लेकिन अगर विलायक से आपसे पूछ लिया जाए कि विलायक क्या है, विलायक, तो याद रखिएगा किसी विलेन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जो घोलाने का कार्य करता है उसके हम लोग विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे कि जैसे चीनी और जल का घोल लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग विलियन ले लेंगे। तो यहाँ पे चीनी घुल जाता है जल में बेटा, तो ये जल चीनी जो है ये क्या कहलाएगा, ये विलेय कहलाएगा, और जल क्या हो जाएगा, तो जल विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक समांगी मिश्रण है, ठीक। कह रहे जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, यानी जब किसी जीवित कोशिका को अति, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, अति पराशरी विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती बेटी वो बेटा वो संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने नहीं, इसने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था बेटा, याद रखिएगा 1665 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था, 1665 ईस्वी में। लेकिन ये जो कोशिकाएं थी वो मृत थी। सबसे पहले अगर जीवित कोशिका की बात करें तो बेटा याद रखना 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की जो केंद्रक होता है उसकी खोज किया था। स्वीडन और स्वान जो थे उसने कोशिका सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र किसको नियंत्रित करता है, तो केंद्र जो होता है जो कोशिका का केंद्र होता है बेटा, जिसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। ये अनुवांशिकता को भी नियंत्रित करता है, कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है,
केंद्रीय संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अभी हमने जस्ट बताया ना, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बेटा? तो केंद्रक को कहा जाता है। आप सब याद रखिएगा केंद्रक को। चलिए साथ ही साथ याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, कोशिका का बिजली घर, बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल। आप यहाँ पे समझिए, ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बेटा आज रखिएगा, लाइसोसोम को बनी, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है बेटा, किसे? लाइसोसोम को। एक, ठीक है, चलिए अगला याद रखिएगा, राइबोसोम। क्या है बेटा? राइबोसोम। अब राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, चलिए बेटा एक आपसे पूछ लिया जाता है, हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक, इसको क्या कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जूल किसका सही मात्रक था? आप समझिए, जूल किसका सही मात्रक है? तो जूल जो है बेटा, याद रखिएगा, कार्य का सही मात्रक है। किसका? कार्य का सही मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, शक्ति का सही मात्रक क्या है बेटा? तो याद रखिएगा, वाट है। ठीक है, इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का क्या है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है। ठीक है, भार का क्या बेटा? तो भार का क्या है? तो न्यूटन, याद रखिएगा, न्यूटन। ठीक है, बल का भी ऐसे मात्रक क्या है? तो बेटा याद रखिएगा, बल का भी ऐसे मात्रक न्यूटन ही है। ठीक है, चलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा मात्रक है? समझिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का ऐसा मात्रक है। ठीक है, त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है बेटा, याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? तो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। अब से एक पूछ लिया जाएगा मंदन। तो जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं, उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए वेग का SI मात्रक क्या है बेटा? तो एक वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का SI मात्रक क्या होता है? चाल का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ठीक है, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय दर्शकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? अब जो भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा बेटा? तो उन्होंने कुल 5 भागों में बांटा था। ठीक है, याद रखिएगा, 5 भागों में। बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? या वेग कहते हैं या तो संवेग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्रय चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 6 न्यूटन है। कहाँ पे बात कर रहा है? चंद्रमा पर। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर क्या होगा बेटा? तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg। ठीक है, क्या हो जाएगा? mg। ध्यान दीजिएगा बच्चों, शायद हमने सही से पढ़ा नहीं। कह रहे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 6 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? देखिए, चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, और पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा पर का 6 गुना हो जाता है। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा बेटा? तो कहोगे सर 36 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 36 नहीं, यहाँ पे था 6 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 न्यूटन। अभी किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि, यहाँ पे यदि किसी वस्तु पर लगाया गया परिणामी बल 6 न्यूटन है, तो यह किस प्रकार का बल है? अब समझिए, यहाँ पे कह रहा है परिणामी बल। यदि परिणामी बल 0 है बेटा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह संतुलित बल है। ठीक है, लेकिन अगर परिणामी बल 0 से अधिक हो तो ये कहेंगे हम लोग असंतुलित बल है। ठीक है, जब संतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु गति नहीं करती है। ठीक है, कह रहे बहती हुई जल से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार होती है? आप समझिए, बहती हुई जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है बेटा, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाता है कि धनुष, तनी हुई धनुष की डोरी से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है?
ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पे अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ सही हो जाएगा। तना हुआ धनुष कौन सी ऊर्जा निहित होती है? देखिए अभी हमने पूछा ना, तो तना हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अब समझिए बेटा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10 इंटू 10 मीटर के बराबर होने का ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है? सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, सभी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म असमान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, केवल ये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा एक गलत है, ठीक है, असमान सभी तत्वों के परमाणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कुल कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो कुल 11 तत्व ऐसे हैं बेटा जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कुल कितने तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो दो ऐसे तत्व हैं, ठीक है, एक ब्रोमीन दूसरा पारा, ठीक है, एक ब्रोमीन दूसरा पारा, दो ऐसे तत्व हैं, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या हो जाएगा बेटा? तो ये धातु हो जाएगा, और पारा क्या हो जाएगा? तो ये धातु, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो निश्चित कहोगे पारा, लेकिन अगर आपसे धातु पूछ लिया जाए तो कहोगे ब्रोमीन। किस विधि द्वारा इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है? तो किसके कारण होता है? तो ये विसरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन जो है बेटा इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो कहोगे सर परमाणु संख्या इसका 17 होता है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 35.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो 2, 8, 10, 7, 17 यानी कि कितना चाहिए? तो 1। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो 1, ठीक है। कब परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए इकाई के रूप में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए इकाई के रूप में 12 समस्थानिक यानी कार्बन 12 की समस्थानिक को स्वीकार किया गया, ठीक है। कब किया गया था बच्चा? कहोगे सर 1962 ईस्वी में, ठीक है। चलिए निम्न से कौन द्वितीय परमाणु नहीं है? इनमें से कौन है जो द्वितीय परमाणु नहीं है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन है बेटा? इसको हमने कई बार बताया है, तो इसको आप लोग 28 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी कमेंट करें, इसको आंसर दें कि कौन इसमें द्वितीय परमाणु नहीं। कई बार हमने टेस्ट में दिया और कई बार इसको बताया, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। कह रहे निम्न से कौन सा कथन असत्य थे? अब बताइए कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान से पढ़ना होगा बेटा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये कथन सत्य है। ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है, ये भी सही है। ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको फंसा दिया। ओजोन जो है बेटा वो क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ गलत है। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? ये जो है किसका है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है? फिर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? 1932 में जेम्स एडविन ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए बच्चों परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। परमाणु के नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका बी जो है आपका बिल्कुल गलत है। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? आप समझे हीलियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 2। इसका जो अष्ट है बेटा वो पूर्ण होता है, यानी कि अक्रिय गैस है, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? तो 0। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बता इनमें से कौन कथन सत्य है? यहाँ पे मिस प्रिंट है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सही वह है। कह रहे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पे चित्र है हो जाएगा, छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। पौधे में जल का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, देखिए जल का संवहन फ्लोएम के द्वारा नहीं होता बेटा, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो गति से संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिया है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसमें बताएगा कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति में रहना चाहता है,
और अगर वे विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, इसके द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो द्वितीय नियम से, ठीक है। किरण से कौन सा कथन सत्य है? त्वरण का मान हमेशा धनात्मक होता है, भार का मान हर जगह समान होता है, त्वरण का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ये भी सही है। त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आपका 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए सी और डी, ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। कह निम्न से कौन सा कथन असत्य है? बल का SI मात्रक न्यूटन, तो ये सही है। असत्य की बात हो रहा है, नेगेटिव आपसे पूछना है, देखना है। द्रव्यमान का मान हमेशा एक समान होता है। बल तथा वेग के गुणनफल को कार्य कहते नहीं बेटा, बल तथा वेग के जो गुणनफल होता है उसको हम लोग कार्य नहीं कहते, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कह रहे ध्वनि निर्वात में सबसे तेज गति से प्रवाहित होती है, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, प्राश्रय ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता, ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल होता है। आप समझे ध्वनि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे सत्य बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्वनि निर्वात में सबसे तेज गति से प्रवाहित होता है, नहीं बेटा, ध्वनि जो है निर्वात में गमन ही नहीं करती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ये सत्य है आपका। प्राश्रय ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है, ठीक है। ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल होता है, ये भी तो सही है, मतलब ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आपका जो है ये गलत है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितने भाग पानी के ऊपर रहता है बेटा? तो 1/10 भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो ये कुल 40 MCQ प्रश्न था जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।